सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद। खास मौका है क्योंकि 3 दिन बाद ही आजादी का महापर्व है। 15 अगस्त 1947 को हमने एक लंबी गुलामी के बाद आजादी हासिल की। उस आजादी के दिन को हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, संकल्प के साथ मनाते हैं, आने वाले भविष्य के लिए संकल्पबद्ध होते हैं, अतीत की कुर्बानियों को याद रखते हैं और वर्तमान को संवारने के लिए तत्पर होते हैं। आजादी का पर्व आजादी के बाद से बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता था, पर 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार अस्तित्व में आई केंद्र में, तो राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति एक अलग भाव जागृत हुआ। तिरंगे के प्रति, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति एक अलग किस्म का वातावरण बना और इसी क्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ। सरकार के कदम को पार्टी ने भी स्वीकारा, तो हर घर तिरंगा अगर सरकार का कार्यक्रम बना तो तिरंगा यात्रा भाजपा का कार्यक्रम बना। छत्तीसगढ़ में यह आजादी का पर्व इस बार कुछ खास मायनों में अलग है। अलग इसलिए तकरीबन 4 दशक से छत्तीसगढ़ राज्य नक्सली हिंसा का शिकार रहा। खासतौर पर बस्तर अंचल जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, पर वो पहचान नक्सली दहशत के साये में लंबे समय से अपना जीवन गुजार गई। पर गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प और प्रदेश में विष्णुदेव साय के और उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री के प्रभार में विजय शर्मा के सामूहिक नेतृत्व में उल्लेखनीय सफलता इस मोर्चे पर मिली। 31 मार्च 2026 को बस्तर समेत समूचे देश से सशस्त्र नक्सली उन्मूलन के संदर्भ में जयघोष किया गया। उसके बाद ये पहला मौका है, तो इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए विष्णुदेव साय सरकार में गृह मंत्री से उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे विजय शर्मा बस्तर इलाके से तिरंगा यात्रा, नारायणपुर से यह यात्रा शुरू होगी और उन इलाकों से निरंतर गुजरेगी जो एक समय नक्सली दहशत का पर्याय रहे, जहां पर व्यक्ति का जाना दूर पड़ता, तिरंगा लहराना तो दूर की बात है। जहां तिरंगा भी लहराया नहीं जाता था, फहराया नहीं जाता था, वहां से अब तिरंगा यात्रा निकालने के संदर्भ में आज से अभियान शुरू हुआ है। तो ऐसे खास मौके पर हमारे साथ नारायणपुर से जुड़ रहे हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। सीधे नारायणपुर का रुख करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस अभियान, इस यात्रा के पीछे क्या संदेश है, क्या सोच है, क्या दृष्टि है। तो विजय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास मौके पर। आप एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्यों? ये बस्तर तिरंगा यात्रा विशेष रूप से विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 5 राष्ट्रीय पर्व आए थे। 26 जनवरी 2024, 15 अगस्त 2024, 26 जनवरी 2025, 15 अगस्त 2025 और 26 जनवरी 2026। और इन 5 ही राष्ट्रीय पर्व में बस्तर में नए नए स्थानों पर, नए नए गांव पर जहां अब तक तिरंगा नहीं फहर पाया था, वहां तिरंगा फहराया गया और एक घोषणा की गई माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 31 मार्च 2026 तक नक्सल कैडर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। अभियान हमारे साहसी जवानों ने, बस्तर के जनमानस ने और सरकार ने सबने मिलकर के किया। माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन रहा और उसके बाद 31 मार्च 2026 नियत समय तक नक्सल कैडर पूर्णतः खत्म हुआ। नक्सल कैडर समाप्त हो जाने के बाद ये पहला राष्ट्रीय पर्व है और इसलिए इस पहले राष्ट्रीय पर्व का बड़ा महत्व है। सरकार ने पूरी कोशिश की कि वो संगठन जो भारत के संविधान को न माने वो समाप्त होना चाहिए और बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। वो पूर्ण हुआ है और इसलिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए बस्तर तिरंगा यात्रा आज बहुत बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होना चाहते थे। कुछ आग्रह भी किया गया कि थोड़ा कम करिए भाई, इतने लोगों का एक साथ सब कुछ आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि ये यात्रा पूरे ही उन स्थानों से होकर जा रही है जहां पर पहले जाना ही दूभर हुआ करता था, जहां पर नक्सलियों ने आदिवासी समुदाय के, बस्तर के लोगों की नृशंस सामूहिक हत्याएं की हैं और जहां पर बड़ी संख्या में हमारे सशस्त्र बलों के जवान भी शहीद हुए हैं। इन सारी ही बातों के बाद आज वह स्थान भयमुक्त है। आज कोई ये ना कहे कि अब तक क्या स्थिति है वहां पर। इसलिए पूरी ही संख्या में बाइक के साथ तिरंगा लेकर के हम सब मिलकर के उन सारे ही स्थानों से आगे बढ़ेंगे। मैं सोचता हूं कि यह संदेश पर्याप्त है इस बात को स्थापित करने के लिए
कि बस्तर पूर्णतः भयमुक्त हो गया है। बस्तर के लोगों ने तो कई बार मुझसे कहा है, यहाँ जी। गांव के लोगों ने कहा है कि हमको ये लगता है कि हम अभी आजाद हुए। और वस्तुतः अगर वो ये कह रहे हैं तो आज 15 अगस्त ही है, इसलिए सबके साथ मिलकर के आजादी का पर्व मनाया जाए। अच्छा विजय भाई, एक बार बताओ, आप विधायक तो कवर्धा से हो, हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है, अमूमन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, मतलब जहां से वो निर्वाचित होते हैं, जनसंपर्क का भी एक वातावरण बनता है। ये कवर्धा क्षेत्र बस्तर में क्यों घूम रहे हैं? कवर्धा बाहर नहीं रहा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन है इसमें कि इस जी। तरीके से बस्तर में काम करते हुए भी जब इतना समय हो गया और ये परिणाम निकल कर आया है, तो इसके सुदृढ़ीकरण के लिए, इसकी पूर्ण स्थापना के लिए ये अभियान हमको करना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी मुझे ही सौंपी गई तो मैं इधर हूं। वैसे सारे ही नेतागण अपने स्थानों के साथ साथ किसी न किसी और स्थान पर भी सम्मिलित हुए। अच्छा, कार्यक्रम तो किसी भी प्रकार के हो सकते थे, पर ये जो बस्तर में 3 दिन तक आपने यात्रा का कार्यक्रम बनाया, 12 से 14, और खासतौर पर उन स्थानों को चिन्हित किया है, हम रूट देख रहे थे, नारायणपुर से लेकर आप बीजापुर के गोरेगुट्टा पहाड़ी तक जा रहे हैं, ये परिकल्पना कब आई? किसके दिमाग की ये वस्तु तो उपज है? और ये जो आपने रूट तैयार किया है, इस रूट के प्रति सोच क्या है? बस्तर तो बहुत बड़ा इलाका है, आप कहीं से भी जा सकते थे। ये 31 स्थान जो आपने चिन्हित किए हैं, किस आधार पर चिन्हित किए हैं? जी, ये वही स्थान है, जैसे आपको याद होगा टिकलगुड़े में 2021 में ये हुआ था कि हमारे 22 जवान शहीद हुए थे। आपको ध्यान होगा कि सिलगेर वो स्थान है जहां पर कैंप लगाना कभी मुश्किल हुआ करता था। जगरगुंडा तो आपको ध्यान है उनकी राजधानी हुआ करती थी और जगरगुंडा पूरा चारों तरफ से कट गया था। वो बस एशिया का सबसे बड़ा इमली बाजार हुआ करता था, परंतु वो बाजार समाप्त हो गया था। अब वो भी बाजार गुलजार हुआ है। ऐसे ही आपको चिंतननार की की जानकारी है, वहां पर क्या हुआ था। ताड़मेटला को हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते हैं। और ऐसे ही मणिकुंटा, एर्राबोर, एर्राबोर में आपको ध्यान है वो 8 महीने के जी। दुधमुहे बच्चे की तस्वीर आज भी आपको आज भी है। इंटरनेट पर तैरती मिलेगी, जिसको जला दिया गया था। वहां सैकड़ों घर जला दिए गए थे। दर्जनों आदिवासी समुदाय के, बस्तर के स्थानीय लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वो एर्राबोर है। इन सारे ही स्थानों पर जाकर के उन स्मृतियों को फिर संजो करके, समाज की ताकत को फिर याद करके, उन स्थानों पर जाकर के हमारे शहीद जवानों को और जनता के बीच से भी जो शहीद हुए हैं उनको भी याद करके, उनको पुष्पांजलि अर्पित करके, वहां की मिट्टी एकत्रित करके जब हमारे स्मारिका बनेगी उसमें इस मिट्टी का उपयोग किया जाए। इस भाव के साथ पूरा ही इंटीग्रेशन इस पूरे विषय का हो, इसी के लिए इन सारे ही स्थानों का चयन किया गया है। मुख्य मार्ग हैं, बड़े मार्ग हैं, उन मार्गों से जाया जा सकता था, परंतु इन स्थानों से अगर हम पूरी यात्रा जा रही है, उसका कारण ही ये है कि हम फिर से एक बार उन सबको याद कर लें, उनको इस मूल बस्तर की आजादी के पर्व पर श्रद्धांजलि अर्पित कर लें और पूरा ही बस्तर इस बात के साथ जुड़ जाए। स्थानीय वहां लोग रहने वाले हैं, वो भी भयमुक्त हों और पूरी दुनिया को, पूरे देश को इस बात का विश्वास हो कि अब वहां कोई भय का वातावरण नहीं है। तो आपने रूट का तो बता दिया, क्यों ये स्थान चयनित हुए ये भी आपने बता दिया, लेकिन हमारा सवाल की शुरुआत यहां से नहीं थी। हमारे सवाल की शुरुआत विजय भाई यहां से हुई थी, ये विचार किसके जहन में आया, कब आया, और इसके क्रियान्वयन के संदर्भ में किस तरीके से रूपरेखा तैयार हुई? थोड़ा इसके संदर्भ में भी तो बताइए, किसके दिमाग की उपज है ये कि ऐसा कुछ करना चाहिए? ये किसके दिमाग की, मतलब मैं कहूं कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत सारे लोगों के बीच की चर्चा का विषय है, इसलिए किसी एक नाम को लेने से बड़ी परेशानी हो जाएगी। सबने मिलकर के ये तय किया कि इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मिलकर चर्चा करके ये तय हुआ कि ऐसे अगर कार्यक्रम होंगे तो वस्तुतः हम जो इन बातों को स्थापित करना चाहते हैं सरकार के माध्यम से, वो बातें स्थापित होगी। और जब आपने इस विचार को लेकर आगे बढ़े तो एक नियमित संपर्क में तो सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी रहते ही हैं, वो अभी भी बस्तर के संदर्भ में हमारा जुड़ाव रखते हैं, विविध कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता हम देखते हैं। और विष्णु देसाई जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे भी आप निरंतर संवाद में रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं कि ये अनावश्यक पंगा क्यों ले रहे हो भाई, अभी तो क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है भाई, नक्सली खत्म हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, पर नक्सली जो कुछ भी वहां बिछाए हुए हैं, अभी भी इधर माइंस निकल रही है, इधर विस्फोटक बरामद हो रही है, सिलसिला है। ऐसे में आपने अंदरूनी इलाकों से गुजरने का जो काम इस यात्रा के दौरान हाथ में ले लिया है,
कहा नहीं कि थोड़ा ठहर जाओ, इतना भी पंगा क्यों लेना, या आपको कहा तो पर आप माने नहीं, जो आपका मूलतः स्वभाव है, जो ठान लिया तो ठान लिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी भी प्रेरणा है, उनका भी उत्साहवर्धन है। इस बात का एहतियात के लिए निर्देश जरूर हैं कि इन बातों का एहतियात रखा जाए, सड़कों तक लोग रहें, सड़कों से किनारे ना उतरें, इन बातों का ध्यान हम लोग जरूर रखेंगे। इसीलिए गाड़ियों की संख्या भी सीमित की गई है, अन्यथा बहुत बड़ी संख्या में लोग जाना चाहते थे। और सबके साथ ये बात हुई है कि सड़कों से नीचे उतर कर नहीं जाना है, सड़कों के ऊपर ही आगे बढ़ना है। तो सुरक्षा की दृष्टि से निर्देश क्या और तैयारी है इसमें? मार्गदर्शन, आशीर्वाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी रहा है इसमें। इसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता, क्योंकि मूलतः तो एहसास उनके अंदर आना चाहिए। इसके संदर्भ में संगठनात्मक दृष्टि से भी कोई तैयारी है? भाई सरकार के मंत्री तो आप बाद में बने, आपकी मूलतः पहचान तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री के तौर पर रही। संगठन की कोई सहभागिता या सरकार भरोसे ही यात्रा है? नहीं, बस्तर तिरंगा यात्रा ये सबकी यात्रा है। इस जी। तिरंगा यात्रा में सरकार ने भी, प्रशासन ने भी सहयोग करने का ठाना है, क्योंकि ये सबकी यात्रा है। इसमें दूसरे राजनीतिक दलों से भी निवेदन किया है कि आप भी आ जाएं, आप भी इसमें सम्मिलित हों। इसमें समाज के प्रमुख भी सम्मिलित हो रहे हैं, इसमें ऐसे लोग जो नक्सल पीड़ित रहे हैं वो भी सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें राजनीतिक पार्टी के, सारे ही राजनीतिक पार्टी के लोगों से आग्रह किया गया है, तो सब सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे भी संगठन के लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आपने कहा ये सबकी यात्रा है, ये केवल सरकार की नहीं या भाजपा की यात्रा नहीं है। अगर सबकी यात्रा है तो हम इसकी रूट को देख रहे थे। 31 स्थान आपने चयनित किए हैं जो नक्सली हिंसा के संदर्भ में प्रतीक रहे या नक्सली घटनाओं के साक्षी रहे, पर एक बड़ा नरसंहार जो इस क्षेत्र के संदर्भ में रहा था वो था जीरम घाटी। उसका कहीं उल्लेख नहीं दिख रहा है। तो जीरम घाटी से परहेज क्यों रख लिए विजय जी? हालांकि हमारे साथ में बस्तर का चेहरा केदार कश्यप जी भी आपके साथ इस साक्षात्कार में मौजूद है। केदार जी, आपका भी स्वागत है इस खास बातचीत के लिए। वो अभी नक्सली दंश से पीड़ित रहे, उनके परिवार ने भी बड़ी कुर्बानी दी है इस नक्सली हिंसा के संदर्भ में, जहां तक बात करें, पर वह डटे रहे, उनके पिताजी भी डटे रहे थे, बलीराम जी। तो केदार जी, थोड़ा आप तो साथ में जुड़ी गए हैं, विजय भाई साहब, हम जानना चाह रहे थे, जीरम नहीं है, क्या वजह? इस रूट पर नहीं पड़ा। 15 तारीख को झीरम में जाकर के हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ताओं को, उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 15 तारीख को अलग से जाना पड़ेगा, क्योंकि इस रूट पर नहीं आ पाया वो, और कोई बात नहीं है। तो 15 तारीख को ध्वजारोहण का कार्यक्रम मेरा यहीं जगदलपुर में है, मुख्यालय में है, और ध्वजारोहण के उपरांत उस स्थान पर, झीरम पर जाकर के वहां पुष्पांजलि अर्पित करना है। ये बिल्कुल बात मन में है, कोई विषय ही नहीं है। तो कुल मिलाकर झीरम घाटी को भी आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया हुआ है, बल्कि कहें तो इसकी परिणति जो होगी उस झीरम घाटी में ही होगी। 14 तारीख को हम लोग कारेगोटालू पहाड़ी के पास इसकी पूर्णता कर रहे हैं, और चूंकि रूट पर नहीं आया, और इसलिए 15 तारीख को अलग से वहां जाकर के पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसलिए क्योंकि झीरम के शहीदों को बार बार याद करना, भले ही कोई उसको ये मान ले कि उनका रोल मॉडल हो गया है, वो भले ही कोई मान ले, लेकिन हम तो यही मानते हैं कि हमारे जो लोग शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ के, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, और उनको जिन्होंने इस हाल पर पहुंचाया, जो घटना झीरम की हुई, उन सारे ही संगठनों को और व्यक्तियों को नेस्तनाबूद करने की पूर्णता सरकार ने की है। तो आपने इस यात्रा की शुरुआत नारायणपुर से ली, समापन बीजापुर इलाके करगुटला पहाड़ी के संदर्भ में रखा। ये शुरुआत और अंत के संदर्भ में कोई खास वजह जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहिए विजय शर्मा जी? कहीं से भी शुरू कर सकते थे, पर यहां से क्यों, और समापन वहां पर क्यों? जिला है वो पहले ही नक्सल मुक्त हो चुका है। बस्तर जो जिला है वो प्रायः नक्सल मुक्त ऐसा है। हमारा नारायणपुर विशेष रूप से, उसमें अबूझमाड़ का क्षेत्र, उसके बाद सुकमा और बीजापुर, 3 ही जिले सर्वाधिक नक्सल प्रभावित रहे हैं, और उसमें दंतेवाड़ा का भी एक क्षेत्र रहा है। तो ये सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र रहे हैं, जो जिले रहे हैं, और जो रास्ता रहा है, बस उसी को लेकर के इस यात्रा को डिजाइन किया गया है पूरा। तो तिरंगा तो फहराएगा, इसके साथ संदेश क्या जाएगा आपकी सरकार का? बस्तर नक्सल मुक्त हो गया, अच्छी बात है, पर बस्तर के संदर्भ में तो ये शिकायत रही है ना कि लंबे अरसे से विकास की मुख्य धारा से कटा रहा है। उसके संदर्भ में कोई संदेश ये यात्रा दे पाएगी? जी निस्संदेह, बस्तर के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है, बस्तर के संदर्भ में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की चिंता है, और बस्तर के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की चिंता। हजारों करोड़ के काम यहाँ
डिजाइन किए जा रहे हैं, स्वीकृत किए जाएंगे। हमारे देश के सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने इसमें अनेक डिजाइन किए हैं। उसमें फॉरेन मटेरियल मतलब बाहर की मटेरियल को छोड़ करके बस्तर के स्थानीय जो चीजें हैं उससे ही चीजों के निर्माण करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारे जितने भी कैंप हैं उन सबका कन्वर्जन किया जा रहा है, वो सब बदल करके अब सेवा डेरा बनेंगे। और इस तरीके से संपूर्ण बस्तर के पारंपरिक प्रक्रियाओं को लेते हुए बस्तर के लघु वन उपजों के आधार पर आर्थिक उन्नति को पाते हुए आगे बढ़ने का प्रण सरकार का है और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। हम थोड़ी बातचीत केदार जी से भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जानना चाहते हैं विजय भाई, बस्तर के चक्कर बहुत लगा रहे हो, मतलब जब देखते हैं तो बस्तर में पाए जाते हो, आगे इरादा क्या है? बस्तर से चुनाव लड़ने का भी तो मन नहीं बना लिया? बस्तर इतना तो नहीं भाग गया विजय शर्मा जी को कि बोले अब बस्तर में ही रह लूंगा? अरे विधानसभा सीट आरक्षित है यहाँ के, और एक जो सीट है उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ऐसी कोई चिंता किसी को नहीं होनी चाहिए। चिंता की नहीं, आपके भाने के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम चिंता थोड़ी कर रहे हैं। जितना आपको भाग्या है बस्तर, उसके कारण से सहज जिज्ञासा आई। दूसरा, आपने बताया कि अभी एक ही सीट है, पर परिसीमन की भी बड़ी चर्चाएं हैं विजय भाई, आप हमारी संभावनाओं को ऐसे सिरे से खारिज कैसे कर दे रहे हैं? मैंने मां दंतेश्वरी से प्रार्थना की है कि अगली बार जन्म देंगे मां तो बस्तर के किसी गांव में जन्म दे देना आप, मुझे इतना अच्छा लगता है बस्तर आपको इतना बताया है। तो हमारे साथ में केदार जी भी हैं, तो उसका भी सदुपयोग कर लेते। केदार जी, कितने उत्साहित हैं विजय शर्मा जी तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम लेकर आपके क्षेत्र में पहुंचे? नारायणपुर तो प्रत्यक्ष आपका क्षेत्र, क्योंकि यहां से आप विधायक हैं, पर यूं तो पूरे बस्तर में ही आपकी पहचान है, आपके परिवार की पहचान है। कितने उत्साहित हैं आप? बहुत ही ऐतिहासिक पल, और निश्चित तौर से आजादी के अमृत काल के अवसर पर हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा बस्तर जो पहले नक्सलवाद के दंश जो लगभग 50 वर्षों की उस पीड़ा को सहा, और उन क्षेत्रों पे जहां पर पहले तिरंगा लगाने से उनके हाथ काट दिए जाते थे या फिर उनकी शहादत हो जाती थी, वहां पर अब हमारा कहते हैं देश का प्यारा तिरंगा वहां पर लहराएगा। और जो पहले नक्सलगढ़ के रूप में जाता था या फिर उनके नक्सलियों के राजधानी के रूप में पहचाना जाता था, उन क्षेत्रों से क्या कहते हैं आज तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम शुरुआत हो रही है हमारे इस अबुझमाड़ के क्षेत्र से। तो ये हम सबके लिए सौभाग्य का पल है, और इसमें हजारों लोग जुड़ेंगे, और स्थानीय जनप्रतिनिधि, वहाँ के युवा, वहाँ के हमारे स्कूली बच्चे, सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़ करके इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देंगे कि बस्तर कभी भी नक्सलियों के साथ में नहीं रहा। वो तो एक ऐसी स्थिति थी कि जिसके कारण से यहाँ पर उनको ये सहना पड़ा। हम अपने देश के उस प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके इच्छा शक्ति के कारण से आज ये पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। हमारे माननीय अमित शाह जी का विशेष तौर पे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, माननीय विजय शर्मा जी का, हमारे सेना के जवानों का विशेष तौर पे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिनके कारणों से आज उन क्षेत्रों को हमने नक्सलवाद से मुक्त किया है। अच्छा, आपके लिए कितने अचंभे का विषय है? मतलब आप तो सरकार का हिस्सा लंबे समय तक रहे हैं, तकरीबन 18 साल आपको मंत्री के तौर पर हो रहे हैं। आपको कल्पना थी कि ऐसा दिन आ जाएगा कि इस प्रकार की यात्रा जो है विजय शर्मा जी लेकर आएंगे और उस यात्रा में आप सहभागिता करेंगे और हजारों लोग उसमें शामिल हो पाएंगे? पहले तो तिरंगे के मौके पे 4 आदमी नहीं होते थे, कितने हैरत में। देखिए, ये तो जिस दिन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया कि आने वाले 2 वर्षों के भीतर में 31 मार्च तक नक्सलवाद से मुक्त हमारा पूरा बस्तर, हमारा पूरा देश होगा, उस दिन से न केवल हमारा बल्कि यहाँ की जनता को विश्वास हो गया कि अब नक्सलवाद से मुक्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हमसे ज्यादा जो उत्साह हमारे आम जनता में दिखाई देने लगा कि हम तो ये सोच रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जनता को विश्वास हो गया कि यहाँ की पब्लिक को कि अब नक्सलवाद को कोई वो नहीं कर सकता, नक्सलवाद का खात्मा सुनिश्चित है। और उसके तहत में रणनीति भी बनी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य में ही के साथ में जिस तरीके से
यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया। माननीय विजय शर्मा जी आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा के माध्यम से उसके अगुवाई के रूप में चल रहे हैं, और हमारा ये क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। तो ये तो खैर एक कल्पना लगता था, कल के दिन तक हम सोच नहीं पाते थे कि ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे रहते रहते ये सब चीज को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। संयोग से आप दो ऐसे शख्स इस समय हमारे साथ साक्षात्कार के लिए मौजूद हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधे जुड़े हुए हैं। गृह विभाग के तौर पर विजय शर्मा जी जो है अमित शाह जी के साथ में काम करते हैं, और सहकारिता मंत्री के तौर पर भी अमित शाह जी जिनके साथ में केदार कश्यप जी काम करते हैं। अमित शाह जी को खास तौर पर बस्तर याद करता है नक्सली उन्मूलन के संदर्भ में। आप क्या महसूस कर पाए? केदार जी, पहले आपसे जाना था, अमित शाह जी के साथ मुलाकात इस मौके पर कुछ साझा करना चाहेंगे? क्या महसूस करते हैं जब आप उनसे मिलते हैं? और विजय भाई, ये सवाल आपसे भी रहेगा इसके बाद। माननीय अमित शाह जी के साथ में, उनके साथ में कार्य करना, ये हम सबके लिए एक बहुत ही मतलब राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो उनसे अच्छा प्रेरणा देने वाला और कुछ नहीं हो सकता। उनके पास में जो विषयों का भंडार है और जो जानकारियां हैं, और हर क्षेत्र में हम जिस विषय में सोच नहीं कर पाते, कल्पना नहीं कर पाते, उसके डेप्थ तक जानकारी वो माननीय अमित शाह जी के उसमें है। और बस्तर को तो उन्होंने जितने अच्छे तरीके से समझा है, जाना है, और जिस तरीके से मैं समझता हूं कि देश के गृह मंत्री के रूप में सर्वाधिक यदि कहते हैं बस्तर किसी का आना हुआ है तो वो माननीय हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हुआ है। और इनको चप्पे चप्पे की जानकारी, यहाँ के जो नेचर से उसकी जानकारी है, लोगों को कैसे उनको आगे लाना है, ये उनके साथ में देखने को प्राप्त होता है। और आने वाले समय में जो रोड मैप बना है, उस रोड मैप के आधार पर हमारा 2030 तक पूरा बस्तर संभाग सबसे विकसित और सबसे समृद्ध संभाग के रूप में देश में पहचाना जाए, वो भी एक संकल्प है, और उस संकल्प के आधार पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा और स्वर्णिम काल कभी नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर जो विषयों के संदर्भ में पकड़ा, उससे बड़े प्रभावित है केदार कश्यप जी। और विजय शर्मा जी के पास तो और लंबा अनुभव रहा, गृह मंत्रालय उनके पास, गृह मंत्रालय विजय जी के पास। क्या मानते हो विजय भाई, कहां फंस जाता हूं? अमित शाह जी के पास तो आदमी जाने में डरता है, और आपको तो लगातार उनके साथ में समय गुजारना पड़ता है। थोड़ा बताइए। मैं जरूर एक बात कहना चाहता हूँ, वो जितना कठोर दिखते हैं, आप जब जी। बिल्कुल करीब जाकर और बात करेंगे तो उतने ही विनम्र और उतने ही सहज वो दिखेंगे। मैंने अनेक विषयों पर इस बात को व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है। हम लोग बस्तर के नक्सल पीड़ितों को लेकर के दिल्ली गए थे, और दिल्ली में उनके निवास पर उन्हें बड़ा पंडाल बना करके सबको भोजन कराया था, हमारे केंजा नक्सली मनवा माटा अभियान के अंतर्गत। और उस दिन मैंने देखा कि जब एक नक्सल पीड़ित से चल करके एक पुष्पगुच्छ थी, तो मैंने पुरुष को भी द्रवित होते देखा था उस दिन। और उसके बाद तुरंत ही एक्शन लेकर के सारे उस मीटिंग के, मतलब उस मुलाकात के खत्म होते ही एक मीटिंग आहूत कर ली गई और वहां काम शुरू हो गया। ऐसे ही एनडीपीएस वगैरह के विषयों पर जब वो बात करते हैं, तब वो भारत के हर एक युवा की चिंता करते हुए बात करते हैं। वे बिल्कुल ध्यान करते हैं कि किस तरीके से दुनिया के दूसरे देशों में इसके दुष्प्रभाव हुए, और दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जो भारत को बर्बाद करने के लिए इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए हमको उन ताकतों के साथ लड़ना है, यहां तक उनको ध्यान रहता है। हाँ, ये जरूर है कि काम के संदर्भ में अगर कोई कोताही होगी तो फिर तो शामत ही होगी उनकी, वो तो ध्यान रखना पड़ता ही है। लेकिन ये जरूर है कि जब जब बस्तर के संदर्भ में जो कुछ हम लोगों ने उनके सामने रखा, तो ऐसे चीजें इतने कम समय में हमको उपलब्ध हो पाई, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे वो सामग्री हो, चाहे वो किसी भी तरह की सहयोग की बात हो, वो इतने कम समय में और इस ताकत के साथ उपलब्ध हो पाया है कि वही सब मिलाकर के बस्तर से नक्सल उन्मूलन संभव हो पाया है। तो अब आखिरी बिंदु आपसे चाहिए विजय शर्मा जी, जब आप बस्तर के लिए निकले इस तिरंगा यात्रा के लिए, तो तय है कि आपके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी से भी मुलाकात हुई होगी। तो मुख्यमंत्री जी का क्या संदेश है बस्तर वासियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर? क्या कहा साई जी ने आपसे? क्या कहना है बस्तर में, बस्तर के लोगों के बीच में?
माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पूरा ही विषय दिखाया और ये डिजाइन जिस तरीके से सबने मिलकर बनाई थी वो भी पूरी बात उनसे बताई। उन्होंने कहा कि बस सावधानी पूर्वक जाना चाहिए, सब ध्यान रखें इस बात का। उन्होंने अपनी तरफ से प्रशासनिक निर्देश भी दिए कि इस पर कैसा सब प्रशासन को होना चाहिए। और अगला विषय जो उन्होंने ये कहा कि बस्तर के लोगों के आर्थिक उन्नति के लिए, बस्तर के विकास के लिए प्राणपण से सरकार काम करेगी, किसी को इस दिशा में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जरूर बताना सबको। तो हम लोग गांव गांव जाएंगे, हर गांव के चौपाल पर बैठकर बताएंगे कि माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, किसी को इस बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। संवेदनशील कार्यक्रम को आहूत करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और केदार जी को, दोनों को। और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये यात्रा बस्तर में नया विश्वास, नई उम्मीद जगाने में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की इस बातचीत में इतना ही। दीजिए मुझे याद, सादा पड़ा।